हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ कुमार एंड यू आर वाचिंग माय गाइडेड पाथ। तो जो हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा था, फर्स्ट सेशन में हमने कवर किया था। ठीक है, क्लास नाइन्थ की ये हिस्ट्री है जो हमने कवर किया था यहाँ तक कि किस तरीके से यहाँ पे रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो उसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या था। ठीक है, मतलब किसके कारण यहाँ पे इफेक्ट हुआ, जहाँ पे राजा को जो मोनार्ची सिस्टम था उसे एंड कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार ये सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से क्या है कि जो रिवॉल्यूशन था वो आउटब्रेक हुआ। ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, लुइस 16 हैड टू इंक्रीज द टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। यानी हमने पहले देख लिया कि लुइस 16 को क्या था, वो जब राजा बना तो उसका राजकोष पूरा खाली था। ठीक है, यानी जो उसकी ट्रेजरी थी वो क्या थी, पूरी खाली थी। ठीक है, तो उसके जगह उसे क्या था, वहां पे जितने भी उनके पास मतलब पैसे थे जो खत्म हो गए थे, उसे वापस उसे रीगेन करना था, यानी अपने राजकोष को भरना था। तो वो कैसे भरे, तो भरने के लिए उसने क्या किया था, मतलब इंक्रीज कर दिया था टैक्सेस पे। ठीक है, जो भी लोग डायरेक्ट टैक्स हो गया या इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, टैक्सेस पे उसने क्या कर दिया था, जो भी टैक्स था, इंटरेस्ट था, सारा कुछ बढ़ा दिया था। ठीक है, ताकि लोग जो टैक्स पे करें उससे उनका क्या हो, जो वहां पे पूर्ति करनी थी उसे, ठीक है, वो पूर्ति हो जाए। तो ये था हमारा मेन था कि वो रीजन टैक्स क्यों बढ़ा रहा था। ठीक है, हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गोन अबाउट डूइंग दिस। इन फ्रांस ओल्ड रिजिम इन द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। ठीक है, यानी यहाँ पे सीधी बातों से पता चल रहा है कि जो उस समय फ्रांस का शासन था, ठीक है, उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि अकेले कोई भी राजा या मोनार्की सिस्टम अकेले टैक्स को क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक मीटिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, जनरल स्टेट्स की, जिसमें क्या होंगे, सारे लोग होंगे और वो क्या करेंगे, टैक्सेस को क्या करेंगे, पूरी तरीके से प्रपोजल करेंगे, जो भी न्यू टैक्स उन्हें लाना है। ठीक है, तो टैक्स बढ़ाने की बात तो ये तो शुरू से ही थी कि राजा का राजकोष खाली था, उसे भरने के लिए उसे टैक्स बढ़ाना था। तो किस तरीके से बढ़ाए, अब यहाँ पे पूरी बातें आई। ठीक है, तो इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रीजन द मोनार्ची डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज will alone. Rather, he had to call a meeting on of the state general, which would then pass his proposal for new taxes. ठीक है, यानी यहाँ पे न्यू टैक्स के लिए मीटिंग बैठाई गई। ठीक है, न्यू टैक्सेस के लिए मीटिंग बैठाई गई स्टेट जनरल की। तो अब स्टेट जनरल की मीटिंग है, तो वो क्या है, उसमें कौन कौन आएंगे, कौन नहीं आएंगे, किसका मत रहेगा। क्योंकि जब स्टेट जनरल की मीटिंग बैठाएगी तो बेसिकली क्या था, वहां पे मत करना कि कौन चाहता है कि टैक्स हो, कौन चाहता है टैक्स ना आए। ठीक है, जो भी न्यू टैक्सेस थे। तो यहाँ पे जनरल स्टेट्स की जो मीटिंग हुई वो क्या थे, जब जनरल स्टेट था वो एज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, हाउएवर द मोनार्च अलोन कुड डिसाइड व्हेन ए कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी, द लास्ट टाइम इट विल डन इन 1614। ठीक है, यानी अकेले मोनार्ची डिसाइड नहीं कर सकता है टैक्स को इम्पोज करने के लिए, न्यू टैक्स के लिए। ठीक है, अकेले राजा वहां पे नहीं डिसाइड कर सकता था। उसने क्या की, मीटिंग के लिए कॉल किया। और ये जो लास्ट टाइम हुआ था कि उसने अपने आप अकेले सब चीज डिसाइड किया था, वो लास्ट टाइम हुआ था 1614 में। ठीक है, 1614 में। अब जब स्टेट जनरल बुलाएगी तो वो क्या एक पॉलिटिकल बॉडी है, जिसमें क्या तीनों स्टेट के लोग, जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इन तीनों स्टेट्स के लोग वहां पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे से जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, और वहां पे क्या होगा, वो डिसाइड करेंगे कि न्यू टैक्स आना है या नहीं आना है। लेकिन आपको सीधी तौर पे पता है कि जो थर्ड स्टेट्स के लोग हैं, टैक्स सिर्फ इन्हीं को ही पे करना होता था। ठीक है, हमने ऊपर देखा था कि टैक्स दो प्रकार के टैक्स थे, एक थे टाइद और एक था टाइल। ठीक है, एक होता था जो चर्च में दिया जाता था, और दूसरा जो इनडायरेक्ट टैक्स होता था, जिसमें क्या है, आपको कंजप्शन या किसी अलग अलग तरीके से फूड के कंजम्पशन करने पे या जो भी है उन पे टैक्स लगा के दिया जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए बहुत अच्छी चीज है जो दे रखा है हमें कॉर्नर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना पड़ेगा आपको। 1774 में राजा बना था लुइस 16। 1789 में क्या होता, स्टेट जनरल, ये अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मीटिंग बैठाई गई, और यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट जनरल पास करता है, मतलब प्रपोजल लाता है, पास तो अभी नहीं होगा, प्रपोजल लाता है न्यू टैक्सेस के लिए। ठीक है, 5 मई 1789 को लुइस 16 क्या करता है, एक जगह असेंबली बुलाता है। उसके बाद क्या करते हैं, वो स्टेट जनरल के पास में वो अपने प्रपोजल डालते हैं न्यू टैक्सेस के लिए। रिप्रेजेंट हॉल इन वर्सिलेज वर्सिलेज वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। ठीक है, यानी यहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स आएंगे, ठीक है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, उन्हें क्या किया जाएगा, यहाँ पे बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा, और यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो वो कहाँ था, कौन सी जगह था, वार्सिलेज। ठीक है, वॉज प्रिपेयर टू द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव इच who were seated in row facing each of other on two sides, while the 600 member of three states had to stand at the back
The third state was represented by its more prosperous and educated members. Peasant, artisan, women were denied entry to the assembly. However, their grievances and demand were listed in some 40,000 letters which is representative had brought with them. यानी कि कहने का मतलब इतना है कि जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे और जो सेकंड स्टेट्स के लोग थे वो क्या थे, उनके तरफ से जो आए थे वो 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। 300 फर्स्ट स्टेट से, 300 सेकंड स्टेट से, और जो वो बैठे हुए थे, ठीक है, क्योंकि वो बैठे हुए थे तो जो फर्स्ट स्टेट के थे वो इस रो में थे और सेकंड स्टेट के इस रो में, यानी इनका फेसिंग इधर की तरफ था और इनका फेसिंग, दोनों का फेसिंग जो था वो एक दूसरे के सामने था, ठीक है। लेकिन जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे वो क्या थे, पीछे की तरफ स्टैंड में थे, ठीक है। और उनपे कितने मेंबर आए थे, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे थर्ड स्टेट से, ठीक है। अब ये तो बैक में थे, खड़े थे, और जो थर्ड स्टेट्स के, क्योंकि जहां तक है कि फर्स्ट और सेकंड्स में कुछ नियम नहीं थी, उन्हें क्या कुछ बर्थ से ही उन्हें अधिकार या छूट दी जाती थी, ठीक है। लेकिन थर्ड स्टेट्स के लोगों में जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव में आए थे वो कौन थे, बेसिकली वो थे जो किसी मतलब मल्टीनेशनल या फिर बिग बिजनेसमैन हो, ठीक है, या फिर कहीं ऑफिशियल या मतलब अलग अलग ऑफिस में काम कर रहा हो, ठीक है, कोर्ट में काम कर रहा हो, वैसे लोग थे जो एडुकेटेड थे, ठीक है। और जो पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, वुमेन्स थे, उन सब की आने की एंट्री नहीं थी असेंबली में, ठीक है। तो जो भी लोग आए तो उन्हें क्या करना था, अपने पूरे थर्ड स्टेट्स के पूरे रिप्रेजेंटेटिव में उन्हें क्या करना था, जो भी उनकी दिक्कतें थी वो उनके सामने लानी थी। तो उन्होंने 40,000 लेटर, ठीक है, यानी उन्होंने लगभग क्या 40,000 लेटर जो भी थे उनके पूरे 40,000 लेटर में उन्होंने अपनी जितनी भी दिक्कतें थी वो क्या की वहां पे सामने रखी, ठीक है। वोटिंग इन द स्टेट जनरली द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, जो वोटिंग राइट्स था वो क्या था, स्टेट जनरल में वोटिंग राइट था वो क्या था कि सबका एक वोट रहेगा, ठीक है। ईच स्टेट हैड वन वोट, ठीक है, यानी कि हर स्टेट्स के एक वोट होंगे बस। द टाइम टू Louis XVI was denied to determined to continue the same practice, but the member of third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, ठीक है। यानी हर एक स्टेट का क्या था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये क्या कर सकते हैं, एक एक वोट देंगे और थर्ड स्टेट एक वोट देगा, तो इस तरीके से था। और लुईस 16वां चाहता था कि अब की बार जो वो उसने प्रपोजल लाया उसमें भी ऐसी व्यवस्था रहे, ठीक है। लेकिन थर्ड स्टेट्स के लोगों ने इसे क्या कर दिया, मानने से मना कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा अगर असेंबली में वोटिंग होगी या कंडक्ट की जाएगी तो किसके तौर पे रहेगी, वो होल मेंबर के तौर पे रहेगी, ठीक है। जितने भी आए हैं सब मेंबर का एक वोट रहेगा, ठीक है। दिस वाज द वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर लाइक रोसिक्यू इन बुक ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी यही चीज एक सिद्धांत, ठीक है, जो फिलोसोफर थे, ठीक है, दार्शनिक थे, रोसिक्यू, उन्होंने अपनी बुक में लिखी थी कि वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड द फिलोसोफर, ठीक है। ये क्या है कि हर एक मेंबर की क्या है अपनी एक वोटिंग राइट्स, ये क्या उसका होता है, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। When the king rejected this proposal, member of third state walked out at the assembly in protest, ठीक है। और जब उसने क्या किया, जब किंग ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को मानने से, उन्होंने क्या कर दिया, वो असेंबली से वो उठ के चले गए, ठीक है। इस असेंबली से वो उठ के चले गए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज ए स्पोक्सपर्सन फॉर द होल फ्रेंच नेशन, ठीक है। और जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट्स के वो क्या मतलब पूरे फ्रेंच नेशन के क्या बने, वो स्पोक पर्सन बने। यानी वहां पे क्या होने लगा, लीडरशिप होने लगा, थर्ड स्टेट्स के लोग ज्यादा थे, ठीक है, तो क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा किस पे थी, डिपेंडेंट थी थर्ड स्टेट्स पे। तो उन्होंने क्या किया, ऑन 20 जुलाई दे असेंबल इन द हॉल ऑफ द एन इंडोर इन टेनिस कोर्ट ऑफ द ग्राउंड ऑफ वर्सलेस, ठीक है। वो वहां पे ग्राउंड में बैठे मतलब एकत्रित हुए, ठीक है, कहाँ पे, इंडोर टेनिस कोर्ट, जहाँ पे वर्सलेस में इंडोर टेनिस कोर्ट पे वहां पे असेंबल हुए। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज ए नेशनल असेंबली, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। एंड सो नॉट टू डिसअपॉइंट दिल दे हैड ए ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करना स्टार्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया फ्रांस के लिए, ठीक है। और उसमें क्या की गई, जो मोनार्च की पावर थी उसे लिमिट कर दी गई। और इसी की कौन लीड कर रहे थे, मिरावियो एंड अब्बी साइज, ठीक है, मिराविया एंड अब्बी साइज। जो मिरावियो थे वो कौन थे, मिरावियो जो थे वो नोबल फैमिली से जन्म लिए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि उन्होंने मोनार्ची का अगर सिस्टम, मोनार्की का वो पावर को लाकर लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। यानी इसमें घाटा हो रहा है दो लोगों का, एक नोबिलिटी और एक जो चर्च के लोग हैं, ठीक है। चर्च के लोग और नोबिलिटी को यहाँ पे क्या होता है, काफी
घाटा होगा, क्योंकि अगर मोनार्की की पावर को क्या किया जाएगा, लिमिटेड किया जाएगा, तो जो अधिकार है नोबिलिटी और चर्च लोगों के पास, पादरी लोगों के पास, तो उसे भी क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसीलिए बनते हैं क्योंकि ये दोनों लीड कर रहे हैं, और ये क्या है, एक नोबल फैमिली से है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मतलब दोनों नोबल फैमिली से हैं, और दोनों ने क्या किया है, अपने जो भी प्रिविलेज है, फ्यूडल प्रिविलेज यानी जन्म से ही उनको अधिकार जो मिला उसे हटाया। ठीक है, उसे मानने से मना कर दिया। ठीक है, he bowed out a general and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles। ठीक है, मोदी जी की तरह एकदम भाषण दिया जोरदार। ठीक है, हमारे देशवासियों वैसा कुछ भाषण दिया। उसके बाद क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने अपना लीडर घोषित कर दिया। ठीक है, while the national assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France settled with turmoil. A sharp winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often baker exploit the situation and howered supplies। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होने लगा कि एक तरफ लोग क्या कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, ड्राफ्टिंग कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की नेशनल असेंबली में बना के। ठीक है, एक जगह एकत्रित होकर अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करके। और एक तरफ जो थी वो फ्रांस की स्थिति काफी खराब होती जा रही थी। वहां पे जो हार्वेस्टिंग थी वो क्या हो गई थी, काफी खराब हो गई थी। इसके कारण क्या हुआ, जो ब्रेड का प्राइस था वो अचानक से अब ऊपर बढ़ गया, ऊपर बढ़ जाता है। और उसके कारण क्या होता है, जो सप्लाई होती है वो सप्लाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वहां पे जो सप्लाई का रेट था, ठीक है, वहां सप्लाई कम हो जाती है और जो रेट होता है वो बढ़ जाती है। आफ्टर स्पेंडिंग आवर इन लॉन्ग क्यू इन एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू शॉप। ठीक है, और जब वहां पे क्या हुआ, काफी घंटे बाद लाइन में खड़े होने के बाद क्या होती है, कुछ जो औरतें हैं वो क्या होगी, काफी गुस्से में हो गई और वो मतलब जो भी दुकान था उसके अंदर घुस गए। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर, और उसी समय क्या हुआ, जो किंग थे उन्होंने ऑर्डर कर दिया ट्रूप्स को। ठीक है, द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, और जो किंग थे उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया ट्रूप्स को कि वो पेरिस में जाए। ऑन 14 जुलाई द एगिटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बास्टिल, और इसके कारण वो क्या हुआ कि अब यही अफवाह मैंने जो शुरू में आपको बताया कि यही अफवाह काफी जोर से फैली, और जो राजा थे, ठीक है, उसके क्या पूरे किले को ध्वस्त कर दिया। जो बास्तिल का किला था वो रिप्रेजेंटेटिव था पावर के रूप में। ठीक है, द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम द विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड ऑफ मैनर हैड हायर्ड बैन ऑफ ब्रिगेड्स हु वर देयर वे टू डिस्ट्रॉय द रिपॉप, और काफी बातें फैलने लगी कोई अलग अलग तरीकों की, क्या कि राजा ने सैनिक छोड़ दिए जो क्या कर रहे हैं, हमारे पूरे जो भी मतलब फसल है उन्हें जला रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं अलग अलग तरीकों की। ठीक है, ये अफवाह हर गांव से गांव में फैलने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो प्रोटेस्ट था और भड़क गया। ठीक है, तो काउट इन द फ्रेंची ऑफ फेयर पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होज एंड फिश और अटैक्ड चैटिस। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है हमारा क्या है, चैटिक का नाम। ठीक है, कास्टल एंड कास्टल स्टेली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू ए किंग और नॉबलमैन। कैस्टल, ठीक है, ये जो चैट्स इसे कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये वो जगह होती है जहाँ पे क्या बड़े बड़े नॉबलमैन या किंग वहां पे रहते हैं, जिनका रेसिडेंस होता है। ठीक है, दे लूटेड होर्ड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल फेल्ड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग द लेबर। यानी ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यही एक वजह रही जब राजा ने वो क्या वहां पे क्या हुआ, ह्यूमर्स जैसे ही रूमर्स फैला, ठीक है, कि राजा ने सैनिक छोड़ दिया, तो लोग वहां से भड़क गए क्योंकि उसके जो फसल थे उसे बर्बाद करने की बातें फैलने लगी। ठीक है, तो उन्होंने कहाँ पे हमला बोल दिया, जो उनका बेसिक रेसिडेंस था जहाँ पे वो नोबल लोग या फिर राजा लोग रह रहे थे, वहां पे उन्होंने हमला कर दिया और वहां की जितनी भी धन संपत्ति थी उनकी लूट ली, और जो भी डॉक्यूमेंट थे उसे जला दिया और ध्वस्त कर दिया पूरे घर को। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ नॉवल फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग नेबरिंग कंट्री। और काफी लोग जो हुए, जो भी नॉवेल्स थे वो क्या हुए, अपना घर छोड़ के वो दूसरे कंट्री में भाग गए। फेस्ड with the power of his revolting subject Louis XVI finally accorded to requirement of the assembly, national assembly, and expected the principle that his power would from now to be checked by the constitution। ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ, जो लुइस 16 थे उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी पावर पे क्या किया जाएगा, लिमिट किया जाएगा। ठीक है, लिमिट लगा दिया जाएगा, और एक्सेप्ट कर लिया कि अब से जो मोनार्की सिस्टम है उसे क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पे उनका क्या किया जाएगा, अब से जो भी काम होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पे होगा। ठीक है, his power from now checked by the constitution on 1940 on the night 4 August 1789 the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes। ठीक है, यानी 4 अगस्त 1789 को क्या किया, असेंबली ने पास कर दिया कि वो फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश करती है, खत्म करती है, और जो भी टैक्सेस है या ऑब्लिगेशन है उसे क्या करेगा,
नकार दिया जाएगा, ठीक है, इस पूरे तरीके से, ठीक है। एज द रिजल्ट गवर्नमेंट एक्वायर एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ, हाँ गवर्नमेंट को थोड़ा मतलब एसेट्स देना पड़ा, ठीक है, जिसका लगभग क्या था 2 बिलियन लीवर्स, यानी लीवर्स जो थी वहाँ की, जो जिस तरीके से इंडिया में रुपीज है उस तरीके से फ्रांस में क्या है लीवर्स, ठीक है। तो उसे उसे पे करना पड़ा गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात आई आगे कि अब फ्रांस क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया, ठीक है। यानी अब जो है पूरी पावर राजा के हाथ में नहीं थी, उसकी पावर को क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया। तो जैसी बात ऊपर फिलोसफर ने कही थी, तो वही बात यहाँ पे हुई कि 1791 में क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया फुल्ली, और उसे क्या कर दिया, अब वो क्या कर रहे थे, इनफोर्स में लाना, ठीक है, इनफोर्स में लाया। यानी कि अब जो पावर थी वो एक हाथ में नहीं थी, अब वो पावर थी अलग अलग इंस्टीट्यूशन में थी। कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे बताना था कि किस तरीके से न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, तो आप वैसे अगर यहाँ पे आप देख रहे हो इमेज, तो यहीं से इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव होता है, वो एग्जीक्यूटिव जो कंट्रोल रहता है वो कैसे किस पे रहता है, नेशनल असेंबली कंट्रोल करता है, यानी नेशनल असेंबली जो भी बताएगा वो किंग बात करेगा, ठीक है। और किंग के पास एक वीटो पावर होती थी, जो भी वो बात बोलते थे उसे क्या कर सकता था, वो दोबारा भेज सकता है इसके पास, ठीक है। यानी जो सिटीजन हुए, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन में वो आते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, लगभग कितने 3 मिलियन आदमी, ठीक है, जिसमें क्या थे, औरतें, चिल्ड्रन, या फिर जो यूथ था, क्योंकि 25 साल से ऊपर के जो लोग थे बस वही वोटिंग दे सकते थे, उससे नीचे वालों को नहीं की इसकी राइट नहीं थी, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले को ही देने था। तो जो नहीं दे पाते थे उसी को कहते हैं पैसिव सिटीजन, और जो दे पाते हैं वोट उन्हें कहते हैं एक्टिव सिटीजन, ठीक है। इसमें अब जो भी एक्टिव सिटीजन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्टोर यानी इलेक्टर्स को वो चुनते हैं। इलेक्टर्स क्या होते हैं, 50,000 आदमी होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्टर्स के रूप में चुने जाते हैं। 50,000 आदमी क्या करते हैं, एक लेजिस्लेचर यानी नेशनल असेंबली को चुनती है। और नेशनल असेंबली जो होती है वो 745 मेंबर की होती है। 745 मेंबर क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं जो भी वहाँ के मिनिस्टर्स होते हैं और जो भी किंग काम करवाता है, ठीक है। यानी जो आदेश नेशनल असेंबली पास करेगी अपने मत से, वो वहाँ पे किंग को बताएगी, और किंग उसे क्या करेगा, इन्फोर्स में बोलेगा, ठीक है। उसे कंट्रोल जो हुआ वो पूरा नेशनल असेंबली का रहा। और ये जो जुडिशरी सिस्टम था ये भी किसी और के हाथ में नहीं है, ये भी जनता के हाथ में चली गई, ठीक है। यानी जो जुडिशरी सिस्टम था उसमें भी क्या करते हैं, एक्टिव सिटीजन्स जो राइट देंगे, ठीक है, जिसको वोट देंगे वही जज बनेगा, ठीक है। तो जुडिशरी सिस्टम भी क्या हुई, आगे चल के दूसरे हाथ में। अब यहाँ पे क्या होता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 79 वेस्टेड द पावर ऑफ मेक द लॉ इन द नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दैट इज सिटीजंस voted for a group of electors whose turn in the choose the assembly, not all citizens are। अब यहाँ पे क्या होता था, सारे तो दे नहीं सकते, मैंने जैसा आपको बताया कि कौन कौन नहीं दे सकते, वुमेन्स नहीं दे सकते थे, चिल्ड्रंस नहीं दे सकते थे, कौन, या फिर यूथ नहीं दे सकता था जो 25 साल से कम था, ठीक है। और इसमें से भी कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं दे सकते थे, कौन, जो 25 साल से ऊपर होने के बावजूद जिन्होंने क्या टैक्स पे नहीं किया अपने लेबर के 3 दिन का, ठीक है। यानी अगर वो क्या करते हैं, पेड करते हैं टैक्स को, ठीक है, टैक्स को पे करते हैं अगर वो कितने दिन, 3 लेबर डेज का, 3 लेबर डेज का, ठीक है। 3 लेबर डेज जितना वो क्या करते हैं, अगर वो टैक्स पे करते हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा, वोटिंग राइट्स यानी एक्टिव सिटीजन में जोड़ा जाएगा, नहीं तो फिर उसे नहीं जोड़ा जाएगा, चाहे वो क्या हो, एवं 25 के हो या ना हो, ठीक है। वर गिवन द स्टेट ऑफ एक्टिव सिटीजन दैट वर द एंटाइटल वोट, ठीक है। और रिमेनिंग जो भी होते हैं, ठीक है, औरतें या फिर बच्चे, उन्हें वोट की राइट नहीं थी, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब पॉलिटिकल, किस तरीके से वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अगर इन्फोर्स में हुआ तो किस तरीके की बातें आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हुआ कि कुछ राइट्स दी गई, ठीक है, क्योंकि हमने जहां तक देखा कि राजा जो था वो हर कानून का हनन कर रहा था वहां पे। अब जब मोनार्की को हटा के वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पे आई तो वहां पे कुछ ना कुछ राइट्स दिए गए, अधिकार दिए गए हर आदमी और औरतों को, ठीक है। तो उसमें से क्या मिला, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन यानी अपना ओपिनियन देने का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, लॉ से पहले वो क्या है, सारे इक्वल है, ठीक है, लॉ के लिए सब क्या है, एक समान है, ठीक है। और एस्टेब्लिश द नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट
दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ कुड नॉट बी टेकन अवे, ठीक है, यानी जो भी वहाँ पे बर्थ करा उसे हम वहाँ से हटा नहीं सकते हैं। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन नेचुरल राइट। और बाद में क्या हुआ कि इसी राइट्स को क्या किया, नेचुरल राइट्स बोला गया, और इसका हनन करने वाले को क्या मतलब वहां पे जुर्माना या फिर किसी भी प्रकार की सजा दी जाएगी, ठीक है। और इनको क्या करता था, स्टेट्स को क्या था कि इनके जो भी राइट्स हैं उनको क्या बचाने का, प्रोटेक्ट करने का। तो जो भी उनके राइट्स थे, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, वो क्या कहते हैं, मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल राइट्स, ये पूरे राइट्स हैं, ठीक है। 17 राइट्स है इसमें, पूरा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पे क्या मतलब जीने का अधिकार, कहने का अधिकार, सिक्योरिटी का, सॉवेरेनिटी का, ठीक है, अलग अलग तरीके की जो भी एक्सप्रेशन का अलग अलग बातें थी, ठीक है, कि वो किसी को मतलब बिना बात पे अरेस्ट नहीं कर सकता कोई आदमी, या फिर अलग अलग तरीके की लॉ की बात थी यहाँ पे, ठीक है, जो भी डिक्लेरेशन हुआ, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से अब क्या हुआ, जो बेसिकली यहीं तक अभी हम देखेंगे, ठीक है। इसके आगे हम क्या करेंगे अगले सेशन में देखेंगे। यहाँ तक में हम देख लेंगे कि पॉलिटिकल सिंबल, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था, डिक्लेरेशन यहाँ पे दो भाग में, पूरे भाग में दी गई, ठीक है, कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थी उनकी टोटल, ठीक है, डिक्लेयर की गई। और यही बोर्ड था, ठीक है, जो पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पे दर्शाता था, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स था, जिस तरीके से हमारा होता है उसी तरीके से उनका भी था, ठीक है। क्या रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल, अब जो पॉलिटिकल सिंबल इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये क्या है, अभी भी उनके पॉलिटिकल सिंबल ऐसे हैं। द ब्रोकन चेन वर यूज टू फेल्टर स्लेव, ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, यानी आजादी का। ए बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस, वन रोड कैन बी इजली ब्रोकन बट, यानी यूनिटी का, ठीक है। एक पूरे जो बंडल होता है रोड्स के, उसे क्या दिखाता है, एक यूनिटी का। द आई विद इन ए ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे नॉलेज का। द रे ऑफ सन विल ड्राइव अवे द कुड ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, यानी अगर सीधी बात की जाए तो ये जो आंख था ट्रायंगल में, उसका क्या था, वो नॉलेज के लिए दिखाया जाता था। सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये जो स्पेक्टर था यानी ये दंड था, ठीक है, ये जो दंड था उसे क्या, सिंबल ऑफ रॉयल पावर के रूप में। स्नेक बिटिंग इट्स टेल फ्रॉम ए रिंग, ठीक है, यानी जो सांप है वो अपने ही पूंछ को क्या करे, अपने मुंह की तरफ दबा दे, ठीक है, और एक रिंग आकार फॉर्म करे। ये सिंबल कैसे दिखाता था, सिंबल ऑफ इटर्निटी, ए रिंग हैज नाइदर बिकमिंग नॉर एंड, यानी इंटरनिटी, यानी हमारे जो शासन है, ठीक है, या फिर हमारा जो भी संविधान है वो क्या है, अब ना खत्म होने वाला है, ठीक है, यानी ये दर्शाता था कि हमारा जो संविधान है वो खत्म नहीं होने वाला है। रेड फाइगेरियन कैप, यानी कैप बॉम्ब बाय स्लैब बिकमिंग फ्री, और ये क्या था, जो पहनते थे, जो भी कैप पहना जाता है ये, ठीक है, ये दिखाया जाता है अपने आप को फ्री, ठीक है, यानी जो गुलामी से छुटकारा दिखाने के लिए ये दिखाया सिंबल था, ठीक है, रेड कैप का। ब्लू व्हाइट रेड, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, ठीक है, ब्लू व्हाइट रेड, यहाँ क्या ये नेशनल कलर ऑफ फ्रांस को दर्शाया जाता है, ठीक है। और द विंग्ड वुमेन, ये क्या था, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ठीक है, यानी लॉ को जैसे हमारे कानून का है, ठीक है, दर्शाया जाता था, उसी तरीके से जो फ्रांस में यहाँ पे इस तरीके से दर्शाया जाता है कानून को, ठीक है। कानून के हाथ में हमारे में जैसे क्या किया जाता है, एक तराजू दे दी जाती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे फ्रांस में भी पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ इस तरीके जाता है कानून को। और ये क्या था, लॉ टैबलेट, ठीक है, यानी इसमें पूरी बातें लिखी रहती है कि किस तरीके से लॉ इक्वल है, या फिर आदमी की पूरी, यानी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, ये पूरा बोर्ड होता है, इसी को कहते हैं द लॉ टैबलेट्स, ठीक है। अब जो ये हमारा थर्ड है, ये थर्ड हम क्या करेंगे, थर्ड टॉपिक हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, बाकी हम आगे भी सेशन कवर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।